ये जंगल का कानून नहीं है, इंसानों की बस्ती है, इंसानों की बस्ती है। इलेक्शन की तारीख एक दिन भी आगे नहीं जा सकती। नवाज शरीफ जो 1973 के आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत कौम को याद करवा रहे थे, वो आज खुद आइन और कानून पर हमलावर हो रहे हैं। और इसी 1973 के आइन के खालिक, वो जिसको सब सियासतदान बड़ा मानते हैं, जिसकी नकल में फख्र महसूस करते हैं, जिसका अंदाज अपनाकर कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, आज उसके दुनिया से जाने का सोग मना रहे हैं। 44 बरस पहले आज ही का दिन था जब करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करने वाला भुट्टो तख्तादार हुआ, लेकिन अमर हो गया। कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, हुकूमत ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। अब इसके मुल्की सियासत पर आप क्या असरात देखते हैं? हुकूमत गलती कर रही है मेरी राय में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो रही है और शहबाज शरीफ साहब को एहतियात बरतनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल उनके सामने है। अगर उनकी यह रविश रही, सुप्रीम कोर्ट उनको तलब कर सकती है कंटेम्प्ट में और उनको खड़े खड़े फारिग कर सकती है। कुरैशी साहब, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, ये फिर से फाल होने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो सकेगा? आपको क्या लगता है? बनाना जा रहे हैं तहरीके इंसाफ नजरियाती। खुदा का खौफ करो। तहरीके इंसाफ की बुनियाद रखी इमरान खान ने, बिकता है उसका नजरिया, कशिश है उसकी शख्सियत की, वोट बैंक है इमरान खान का। जिसने तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना है और वोट देना है, वो इनके साथ क्यों जाएगा? नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुलकर दिल की बातें कह दें कि दिल का जो हाल है वो बयान कर दिया है। उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह कही, उन्होंने कहा कि मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वजीर आजम और पार्लियामेंट भी बन जाए और पार्लियामेंट को खुद को मनवाना होगा। चंद दिन पहले कानून पास किया गया, इसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही है और 3 जजेस 4 जजेस के फैसले को मान ही नहीं रहे हैं। कैसे देखते हैं आप नवाज शरीफ साहब की खुलेआम तनकीद ही है ना? मैं उनको अदब से कह सकता हूँ कि दिल की ना सुनिए, दिल तो पागल है, दिल की ना सुनिए, वो आपको बहका देगा। जहन इस्तेमाल कीजिए, अपना तजर्बा इस्तेमाल कीजिए। दिल तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन दिमाग कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। अब बिलावल साहब क्या इसलिए बात करें कि सिर्फ बात ही करनी है, सुनना कौन सा है? नून लीग ने तो सुननी नहीं है, तो मैं तो चले हीरो बन जाऊं कि मैंने मुज़ाकरात की बात। पहली बात है कि बिलावल की बात बेमानी है। बिलावल की कोई हैसियत नहीं है। पीपल्स पार्टी के कंट्रोल है और हाकमियत है, वहां फैसला की ताकत है आसिफ अली जरदारी की। आसिफ अली जरदारी जब बात करेंगे, बात कोई सुनेगा ना, बिलावल की कौन सुनता है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जंगल का कानून नहीं है, इंसानों की बस्ती है, इंसानों की बस्ती है। इलेक्शन की तारीख एक दिन भी आगे नहीं जा सकती। नवाज शरीफ जो 1973 के आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत कौम को याद करवा रहे थे, वो आज खुद आइन और कानून पर हमलावर हो रहे हैं। और इसी 1973 के आइन के खालिक, वो जिसको सब सियासतदान बड़ा मानते हैं, जिसकी नकल में फख्र महसूस करते हैं, जिसका अंदाज अपनाकर कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, आज उसके दुनिया से जाने का सोग मना रहे हैं। 44 बरस पहले आज ही का दिन था जब करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करने वाला भुट्टो तख्तादार हुआ, लेकिन अमर हो गया। वो जिसने चीन से ताल्लुकात इस्तवार किए, एटमी प्रोग्राम दिया, शिमला मुआहदा किया, जो आगे चलकर जनूबी एशिया में अमन का जामन बना, जिस ज़ेरिक रहनुमा ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, सोवियत ब्लॉक से तिजारत और सरमायाकारी की राह हमवार की और इन सब से बढ़कर मुल्क को आइन का तोहफा दिया, आइन का तोहफा। लेकिन आज उस आइन के साथ हो क्या रहा है? आज जमहूरियत के साथ तजर्बे किए जा रहे हैं। अवाम को बाइख्तियार बनाने का वाहिद सहारा तहरीफों से पूरे दस्तूर पाकिस्तान पर रकीक हमले किए जा रहे हैं और इसकी खुल्ला मुखालफत की जा रही है। 1997 हो या फिर 2023, जो जज और वकील आइन को बचाने आता है, उस पर कीचड़ उछाला जाता है, उसकी किरदार कुशी की जाती है, उसको तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। और इन हुकूमती सफ़ों में आज कोई और नहीं, खुद भुट्टो का नवासा खड़ा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, भुट्टो का नवासा, बेनज़ीर का सपूत बिलावल भुट्टो जरदारी। इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन रोकने के लिए आइन दाव पर लगा चुकी है और हर हद तक जाने को तैयार है, मगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले भुट्टो का नवासा, जो कल ये कहा करता था कि हम अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज उसी अदलिया को इमरान खान का सहूलतकार करार दे रहे हैं, उसके फैसलों को खुल्लम खुल्ला दोहरा मयार कह रहा है। और जिसके नाना और वालिदा ने आमरीत के खिलाफ जंग लड़ी, आज वही मार्शल लॉ की खुलेआम बातें कर रहे हैं, इमरजेंसी लगाने की पेशगोइयां कर रहे हैं। बिलावल साहब, जज साहिबान से आपकी हज़ारों शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात के आईनी हुक्म से भागने का भला क्या जवाज़ है?
क्या ये भुट्टो के आइन की बेतौकीरी नहीं है? क्या फौज को इक़्तिदार की दावत देना आइन और जमहूरियत से दुश्मनी नहीं है? बिलावल भुट्टो साहब, इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी 1973 के आइन के तहत विफाकी हुकूमत को यह हुक्म जारी किया कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार देते हैं। पंजाब असम्बली में इलेक्शन का जो शेड्यूल है बहाल किया जाए। पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई को पोलिंग कराई जाए। विफाकी हुकूमत, फौज, रेंजर समेत हर सूरत जो फोर्सेस की जो फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए। और विफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। विफाकी और सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। केपी असम्बली के लिए फंड्स की कमी हुई तो कमीशन अदालत से रजू कर सकता है। पंजाब की निगरां काबीना 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान कमीशन को जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने आईन पाकिस्तान को मुकद्दम रखते हुए इंसाफ पर मबनी वो फैसला दिया जिसका मुतालिबा खुद नवाज शरीफ साहब करते रहे। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के वजीर आजम हैं, वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ है, बल्कि उनकी जमात के कई अफराद खुलेआम ना सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले बल्कि आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं। जिस बेंच के फैसले पर पीडीएम को एतराज है, ये वही बेंच है जिसके अस्कुद नोटिस की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत कायम हुई। ये वही बेंच है जिसके फैसले ने इमरान का खात्मा किया। लेकिन उस वक्त इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या था, जरा क्लिप देखिएगा। फैसले से इख्तलाफ करना हक है, लेकिन तस्लीम करना फ़र्ज है। मौजूदा हुकूमत ना सिर्फ फैसले पर तनकीद कर रही है बल्कि यह फैसला मानने से इनकार भी कर रही है। अगर हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हवा में उड़ा देगी तो इसके असरात क्या होंगे और इसके रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ के पास क्या प्लान है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार बोल न्यूज़ उसामा गाजी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उसामा, आपकी इजाज़त से मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से शुरू करना चाहूँगी। कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, हुकूमत ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। अब इसके मुल्की सियासत पर आप क्या असरात देखते हैं? हुकूमत गलती कर रही है मेरी राय में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो रही है और शहबाज शरीफ साहब को एहतियात बरतनी चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल उनके सामने है। अगर उनकी यह रविश रही, सुप्रीम कोर्ट उनको तलब कर सकती है कंटेम्प्ट में और उनको खड़े खड़े फारिग कर सकती है। और शायद इसमें मरियम की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए कि वो रास्ते से हट जाएं, तो उनके लिए मैदान साफ हो जाए। अच्छा, मरियम साहिबा ने इस हवाले से शायद कोई ट्वीट भी की है कि किसी सहाफ़ी के ट्वीट को कोट किया है। उसामा भाई, आपने भी देखा होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती भी है तो हो जाए, पहले भी हम डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पहली बार तो नहीं होगा। तो इसकी क्या आपको वजह समझ आती है? वही बात जो आप कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कुरैशी साहब जी, यही आप जरा समझा देना, आप बड़े मंजे में सियासतदान। जी 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 जी, देखिए ना, सॉरी आप कर रहे हैं उसामा, आप बात कर रहे हैं? जी जी, नहीं आपसे मैं पूछ रही मैं कुरैशी साहब कि आप फरमाइएगा, आप बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, आपने सियासत में बाल सफ़ेद किए हैं, तो आपको लगता है कि यानी वाकई उन्होंने इजहार भी कर दिया देखिए ट्विटर पे इस बात का? देखिए बात ये है, देखिए ट्विटर पे जो वो लिख रही हैं बहुत ख़तरनाक खेल खेल रही हैं। उनके इल्म में होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रही हैं। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज के फैसले ने क्या किया है, आज के फैसले ने नज़रिया ज़रूरत को दफन किया है। आज के फैसले ने वाज़े कर दिया कि हमारे जो ये जज साहबान हैं, इन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस की सोच को अपनाया है और जस्टिस मुनीर की सोच को दफन किया है। ये बहुत बड़ा कदम है और ये मत भूलिए 50वां साल है, ये हमारी गोल्डन जुबली है हमारे आइन की। तो इस साल में आइन को इस तरह अप होल्ड करना, ये हमारी मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब का बहुत बड़ा कारनामा है, याद रहेगा तारीख में। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की है, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले उसामा गाजी को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उसामा, आपने कुरैशी साहब को भी सुना, पीडीएम के पास अब आईनी कानूनी तौर पे जो रास्ता है वो क्या बचा है? इंतखाबात को टालने के हवाले से अगर मैं बात करूँ, क्या एमरजेंसी लगाकर ऐसा किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा लोग एमरजेंसी के बारे में बातें कर रहे हैं।
अब तक जो 11 महीने में इनकी हरकतें रही हैं तो कोई बईद नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इतने डेस्परेट हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि उनकी आखिरी बारी है, पहली और आखिरी बारी, फिर तो नहीं। जिस तरह शाह साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज से फरमाया कि मरीम साहबा ने भी इसीलिए कहा कि चलें डिस्क्वालीफाई हो, मेरे लिए रास्ता आसान हो जाएगा, बन जाएगा। ये भी दुख की बात है कि हमारे यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन जैसे कोई ये समझते हैं कोई तमगा है, ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की मानना, अगर तो पाकिस्तान में कोई आइन है, कानून है, अगर पाकिस्तान एक रियासत है, इसने आगे चलना है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये बगावत कर दें, जी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, उसके अहकामात नहीं मानने, तो पाकिस्तान में सब कुछ खत्म होकर रह जाएगा, फिर कुछ नहीं बचता। और ऐसा हुआ नहीं है और ना ही हो सकेगा। जहाँ तक बात आपने इमरजेंसी की बिल्कुल ये हो सकता है, ये कर दें, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है कि उस हद तक जाएं। उसमें आप देखें राना सनाउल्लाह साहब से आज जब पूछा गया तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि जी वो आइन में मौजूद तो है, वो ख़त्म तो नहीं हुआ। लेकिन उधर ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या कहा, देखिए वो एक सीनियर वकील भी हैं और उन्होंने वकला को भी जवाब देना होता है, वकला की पॉलिटिक्स में भी वो हैं, तो ये इमरजेंसी लगाकर वो इतनी बदनामी मोल लेंगे, पहली बड़ी मुश्किलात हैं उनके लिए कि बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और इनसे संभलेगा नहीं काम। आप देख रहे हैं ये उसी तरह है जिस तरह जब एक दफा असेंबली तहलील हो गई, इन्होंने कहा था ना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कभी नहीं होगा, देख लें आगे। तो क्या हुआ, आइन में जो चीज थी वो आखिरकार इन्होंने एक दफा डिले भी कर दिया, शेड्यूल आ चुका था, सब कुछ कर दिया। लेकिन एक होता है कि एक बहाव है, दरिया जिस तरह बह रहा है उसको मोड़ना आसान नहीं होता, आप जितने मर्जी बंद बांध ले वो अपना रास्ता बनाएगा। तो आइन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, बड़ा खूबसूरत हमारा आइन, एक मुतफ़िक़ा आइन 1973 में दिया था, किसी ना किसी शक्ल में चले, बड़ी कोशिशें होती रही, आमिराना दौर भी आए लेकिन वो कायम रहा। और 50 साल अगर ये चला है, हमने बड़ा पहले इससे पहले भुगत लिया, अब अगर उसके खिलाफ जाया जाएगा तो बड़ी तबाही होगी। और ये अगर समझते हैं ना पीडीएम है और हम बचे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई और रास्ता हम निकाल लेंगे, उसके बाद अक्टूबर में कुछ और हो जाएगा, तो ये सब इतना आसान नहीं होगा। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये फिर से फाल होने की कोशिश कर रहा है, ये हो सकेगा? आपको क्या लगता है? मुझे आप हिसाब तो जानती हैं, ज़रा हिसाब लगाइए, 0 जमा 0 का क्या हिस्सा आगे आएगा बताइए ना। उसूली तौर पे तो 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा, लेकिन कहने वाले कह देंगे शायद ये 1 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी, आजकल कुछ भी चल रहा है, 0 ही आएगा ना। 0 आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, बनाना जा रहे हैं तहरीके इंसाफ नजरियाती। खुदा का खौफ करो, तहरीके इंसाफ की बुनियाद रखी इमरान खान ने, बिकता है उसका नजरिया, कशिश है उसकी शख्सियत की, वोट बैंक है इमरान खान का। अरे जिसने तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना है और वोट देना है, वो इनके साथ क्यों जाएगा, वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा। ये तो वैसे है ना जैसे कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में बहुत सी कोशिशें की गई, मुख्तलिफ पार्टीज बनाई गई, जो पीपल्स पार्टी से लोग जुदा हुए थे उन्हें बनाई। क्या हाल हुआ उसका, क्या हाल हुआ? आपने देखा कि वो जिन्होंने भुट्टो के नाम पे वोट देना था, उन्होंने भुट्टो की बेटी को वोट दिया, ठीक है ना, भुट्टो को वोट दिया। ये और बात है कि आज बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी में भुट्टो का नहीं, जरदारी का नजरिया गालिब आ गया है। इसी तरह आप मुस्लिम लीग को देख ले, जो मुस्लिम लीग तो बहुत सी थी और बहुत, और आज तो भुट्टो साहब की बरसी भी है कुरैशी साहब, मुस्लिम लीग के साथ आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया, बरसी भी है, तभी तो यकीन जाने वो और 1973 का आइन उन्होंने तोहफा दिया। अगर उनकी सबसे बेहतरीन चीज देखी जाए तो उस आइन के साथ अब क्या हो रहा है? उस आइन को दफन करने की उनके नवासे ने कोशिश की है, और उनकी जमात में जो लोग हैं, वो जो आइन के जानने वाले हैं, वो खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? किसी को टिकट चाहिए, किसी को वजारत चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, अपने ज़ाती मफादात की खातिर वो पाकिस्तान के आइन को जो एक इनका तुर्रा इम्तियाज़ था, उसको दफन करने पे तुले हुए हैं। खुदा के लिए खुशामद की भी हद होती है, कीजिए खुशामद, सियासत में खुशामद को भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एक हद होती है। और ये तो हदें पार कर गए कि आप जो दो ही तो कारनामे थे, एक एटमी प्रोग्राम और एक 73 का आइन। 73 के आइन पे ज़रब लग रही है और उनका नवासा उनकी बरसी पे कहता है, मार्शल लॉ को दावत देता है और धमकी देता है। दूसरा, एटमी असासों पे इसाक डार गुफ्तगू करते हैं सेनेट पे फ्लोर पे, और वजीर खारजा जो भुट्टो का नवासा है वो एक लफ्ज़ नहीं बोलता, सहमा हुआ होता है। क्यों? जी उसामा गाजी, क्यों?
इसलिए कि उनको अब नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार में अब मिलकर ही रहा जा सकता है और अकेले तो नहीं आ सकते। और जो ये सब जो रजीम चेंज के हवाले से जो बात होती है सियासत में यानी कोई नजरिया नहीं होता, ज़रूरत होती है सिर्फ। अफसोस की बात यह है कि अब हमारे यहाँ कोई नजरिया बचा नहीं है सियासत में, सिर्फ इक़्तिदार उस तक पहुँचना है जो मर्जी करना पड़ जाए, उसके लिए हमें रजीम चेंज अंदर से बाहर से कुछ भी करना पड़े वो किया गया है। और मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि सिफारत खानों में जो बुलाया गया था तहरीक इंसाफ के लोगों को, शानदाना गुलजार साहिबा, मैं आपको कोट कर देता हूँ, उन्होंने खुद ये बात कही, MNA रही हैं, अभी हाल ही में उन पर मुकदमा भी हो गया था, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी बुलाकर हमें पूछा गया था, और ये सिर्फ वो नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं, मुख्तलिफ एम्बेसी में बुलाकर पूछा जाता था कि बिलावल साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप क्या कहती हैं और या क्या कहते हैं, जिनको भी बुलाया गया। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बड़ी बात होती थी। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि हम बाहर देख रहे होते हैं या अंदर भी अगर देख रहे होते हैं तो किसी और ताकत को देख रहे होते हैं, अवाम की ताकत को नहीं देख रहे होते, आइन को नहीं देख रहे होते, इलेक्शन को नहीं देख रहे होते कि जी हमने इक़्तिदार में किस तरह से आना है। ये हमारी बदकिस्मती है कि इक़्तिदार में आने के लिए कोई और हमें सीढ़ी मिल जाए, लेकिन फिर वो सीढ़ी निकल भी जाया करती है। तो असल इक़्तिदार वही है जो अवाम की सतह पर आए, जो इलेक्शन के थ्रू आए। तो अब आ जाए इलेक्शन में, क्योंकि अभी देखे ना मरीम साहब ने क्या किया, अपना पूरा मीडिया लगाया, और ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि सोशल मीडिया पर, पहले होता था हो सकता है कोई शख्स किसी पे ग्रजेस निकालता है, लेकिन ओन नहीं करते उसको कि जनाब फलां पार्टी है, उसका जो हेड है सोशल मीडिया का वो ये चीज चला रहा हो चीफ जस्टिस के खिलाफ। इन्होंने किया वो, और क्या किया जी, इस्तीफा चीफ जस्टिस का, और बड़ा अपने हामी साथियों से कहलवाया कि दबाव है, इस्तीफा देंगे। बात चली थी बंदयाल साहब के इस्तीफे की, और अब डिस्क्वालिफिकेशन वो कह रही है चचा आप करवा लो। तो कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई? ना कि वो तो शायद उनकी दिल की ख्वाहिश है जिसका इजहार कर दी। कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। तो कुरैशी साहब, जिस उसामा गाजी ने कहा कि जब पूछा जाता है किसी के बारे में कि बिलावल कैसे हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी पूछा जाए, तो ये तो तब पूछा जाता है ना जब किसी पर एतमाद की कमी होती है। अगर मुझे पता है कि उसामा गाजी कॉम्पिटेंट है तो मैं तो किसी से नहीं पूछूंगी। एक कहावत है कि कई दफ़ा जब बहू को कुछ सुनाना होता है ना तो बेटी को सुनाया जाता है। तो यही कुछ हो रहा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये कुछ हो रहा है कि इशारे कहीं हैं और किनारे कहीं और हैं। ठीक है, ठीक है, चले, मुझे भी एक इशारा दे दिया गया है कि अब हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, उसामा गाजी भी। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल कुरैशी साहब और उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। नवाज शरीफ साहब ने आपसे कुछ देर पहले जो गुफ्तगू की थी, और नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुलकर दिल की बातें कह दें कि दिल का जो हाल है वो बयान कर दी है। जैसे कि मैं उनकी कुछ चीज़ें देख रही थी, उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह कही, उन्होंने कहा कि मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट भी बन जाए, और पार्लियामेंट को खुद को मनवाना होगा। चंद दिन पहले कानून पास किया गया, इसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही है, और 3 जजेस 4 जजेस के फैसले को मान ही नहीं रहे हैं। कैसे देखते हैं आप नवाज शरीफ साहब की खुलेआम तनकीद ही है ना? मैं उनको एक मतलब अदब से कह सकता हूँ कि दिल की ना सुनिए, दिल तो पागल है दिल की ना सुनिए, वो आपको बहका देगा। जहन इस्तेमाल कीजिए, शऊर इस्तेमाल कीजिए, अपना तजर्बा इस्तेमाल कीजिए जी, दिमाग की सुनिए। देखिए ये दिल और दिमाग की कश्मकश है। दिल तो बहुत कुछ चाहता है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। तो आपको दिल और दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। मैं ये नहीं कहता कि दिल में जो आए उसको बिल्कुल आप तर्क कर दें, नहीं, दिल भी चाहिए ना, दिमाग से मशवरा कर लें। हाँ। दिल वालों के लिए दिल भी ज़रूरी है लेकिन दिमाग को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अच्छा, कुरैशी साहब कह रहे हैं कि दिल की ना सुने, दिल तो पागल है, दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उसामा गाजी साहब, ये जो दिल और दिमाग है अक्सर आपस में जंग करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक पेज पर नहीं आते अक्सर। मियाँ साहब यहाँ पर आकर देखे ना जी जी, तो ज़रा उनका दिल भी यहाँ आवाम के साथ धड़के, उनको पता लगे कि क्या क्या मसाइल है, बिल्कुल बड़ी गहरी। तो वहाँ बैठकर इस तरह से बात कर लेना बड़ा आसान है। वहाँ जाकर वो समझते हैं सब मुझे पता है, मुझे यहाँ सारी ब्रीफिंग मिलती है। यहाँ आए ज़रा, आप देखें ज़रा आटे की लाइनों में। एक सवाल है ना यही आपके सवाल से कि जो ब्रीफिंग देते हैं वो तो यहाँ से बैठ के ब्रीफिंग दे रहे हैं ना, उनको बताया जाता है सब अच्छा है, बताया जाता है, बड़ा मकबूल है, आप बड़ा ज़बरदस्त, बस आप लेकिन फिर आते नहीं है वो। और यहाँ अगर आए तो वो ये जुमले ना कहें कि जनाब ये कौमी मसला है कि हमारी हुकूमत के बारे में जो हो रहा है, और यहाँ ट्रक और रेडी वाले का ये मसला नहीं है। मुझे
मुझे इतना दुख हुआ उनकी स्टेटमेंट से, मुझे इतनी शर्म आई कि ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, जो कह रहे हैं जी ये ट्रक और रेडी वाले का मसला नहीं है। पाकिस्तान के 90% लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो यही है, उनका वो लुई विटॉन वाला स्टाइल नहीं है किसी का। पाकिस्तान का 1% तबका भी ना वो गाड़ियां इस्तेमाल कर सकता है, ना वो उस तरह के लिबास पहन सकता है जो मियाँ सब करते हैं। तो जब आप जिस तरह का माहौल में रहते हैं आपकी सोच भी उस तरह की हो जाती है। ना उनकी सोच में आइन है ना कानून है, वो एक आमरीत से जिस तरह शुरू हुए ना वो आज तक एक आमिर की तरह सोचते हैं। अब ये कहते हैं जी ये पार्लियामेंट पर या फलां या सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ ले लिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसकी वजह से आपकी हुकूमत कायम हुई, ये वही अदालतें जिनकी वजह से आज आप लंदन में बैठे हुए 4 साल से इलाज करवाते फिर रहे हैं, ये वही अदालतें हैं और यही सुप्रीम कोर्ट है जिस और यही जजेस हैं, यही चीफ जस्टिस हैं कि जिसने कौमी फिर वो पार्लियामेंट में मुदाखलत तो फिर तब भी थी कि आपने रूलिंग जो है खत्म करके कहा कि मैं देख रहा था आज किसी ने पूछा कि जी ये कहां लिखा है कि शेड्यूल दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि तकलीफ ये बहुत हुई है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कह दिया जी 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए आपने देना है, 11 को इलेक्शन कमीशन हमें बताएगा, इस दिन ये होगा, क्योंकि ये काम इलेक्शन कमीशन के करने की तो उसने नहीं किए। आपने अदालत के हवाले से बात जी जी 220 में उसको ये आइन देता है इख्तियार कि इलेक्शन कमीशन ये करता कि वो सबको पाबंद कर सकता था। कुरैशी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी उसामा, डॉक्टर साहिबा, दिल की बातें हो रही हैं। जी जी पार्क लेन के अपार्टमेंट में मेरी रिहाइश हो, अपना हैरिड्स में मैं शॉपिंग करूं, लुई विटॉन के हाइड पार्क में मैं वॉक करूं, लुई विटॉन के मैं जूते पहनूं, तो दिल तो मेरा भी खुश होगा ना, दिल तो मेरा भी खुश होगा, दिल तो मेरा भी चाहता है जी। ठीक है, अच्छा कुरैशी साहब की अभी बात करें तो सामा गाजी जी 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 अच्छा, बड़े बहुत ही ज्यादा उन्होंने ना दिल की भड़ास भी निकाल दी। अभी तक वो ये इस बात का दुख लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा अदालत ने मुझे गॉड फादर और सिजिलियन माफिया कहा। अब देखिए, अब वो तो एक जज साहब का एक तारीखी फैसला है, उनका अपना कलम था और उन्होंने वो लिख दिया। अब उसमें ना आप कुछ कह सकती हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा कुरैशी साहब, ये ज़रा फरमाइएगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हुकूमत अपनी किसी स्ट्रैटेजी पे चलती है, वो तो कह रहे हम नहीं मानते फैसले को, बहरहाल देखा जाए कोर्ट का फैसला मानना तो होगा उन्हें, लेकिन वो न जाने किस जोन में और ये बातें कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी? खुदा ना ख्वास्ता हालात ख़राब होंगे, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी आए दिन बातें होती, तो क्या गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है? आगे क्या देखते हैं आप? और साथ में ऐड करना चाहूँगी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब बड़े सीनियर जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल एक खबर ब्रेक की, आपने भी सुनी होगी, उस खबर पर बड़ा ट्विटर पर भी सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस होती रही, तो उस हवाले से भी ज़रा आगाह कर दीजिएगा कि इमरान खान साहब तक भी जारी बात है वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी, तो आपकी जो पार्टी है वो क्या सोच रही इस हवाले से? देखिए, हमारी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ है, क्या चाह रही है? वो कह रही है मुल्क इस वक्त मुश्किल में है। इमरान खान कह रहे हैं कि हमें अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचना होगा। गम और गुस्सा मुझे भी बहुत लोगों पे है, लेकिन मैं दरगुजर करने के लिए तैयार हूँ। जिन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया, मैं उनको भी माफ़ करने को तैयार हूँ। क्यों? कि पाकिस्तान मुश्किल में है। इस वक्त हमारी मईशत डूब रही नहीं, डूब चुकी है। हमारी सियासत में अदम इस्तेकाम है, दहशत गर्दी के वाक़यात रोज़ आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, जो हमारे दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। अब इन हालात में हल क्या है? हल जो आइन जिसकी इजाज़त दे, जमहूरी हुकूमत है, आप कहते हैं आप जमहूरी जमातें हैं, तो हल आइनी और जमहूरी है इंतखाबात। आप लोगों पे भरोसा क्यों नहीं करते? आप कहते हैं हम अवामी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी अवाम का ताकत का सरचश्मा अवाम। अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है तो अवाम में जाने से घबरा रहे क्यों हैं आप? आपको तो अवाम में जाना चाहिए, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। नवाज शरीफ को लौटना चाहिए, आके अपना मौक़िफ़ पेश करें, मरीम साहबा पेश करें, शहबाज शरीफ पेश करें, आसिफ अली जरदारी पेश करें, बिलावल पेश करें, बिलावल जरदारी पेश करें, सब पेश करें, मौलाना पेश करें, और फिर अकेला इमरान खान भी अपनी आरजू कौम के सामने रखेगा। फैसला कौम करेगी, वोट के ज़रिए करेगी। शफाफ इंतखाबात वो कह रहे हैं हल है इस मुल्क को दलदल से निकालने का। अब इससे अलावा कोई रास्ता है तो मुझे बताइए। जी उसामा गाजी, इसके अलावा बाकी क्या रास्ता फिर होगा?
देखिए, कहीं से आगाज़ तो हमने करना है। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉलर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, 288 रुपये तक चला गया है। और इसी तरह से आप देखें सोने के जो फ़ी तोला सोना भी रिकॉर्ड सतह पर चला गया। ये आपकी इकॉनमी को बताते हैं कि महंगाई किस सतह पर जा रही है। इंपोर्ट्स ना करके भी बिल्कुल बंद करके हमारा ये हाल है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब के दौर में 6% ग्रोथ, और ये भी तब जब ये हुकूमत आ चुकी है और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 6% ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की सालाना। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है 0.6%, कोई 5 नहीं, 4, 3, 2, 1 भी नहीं, 0.6% ग्रोथ। तो कहां से हम इसको करेंगे? मतलब 11 महीने में तो हर महीना बद से बदतर होता चला गया। पहले महीने में जो हमने देखा, जितनी महंगाई देखी, डॉलर देखा, हर तरह से, दूसरा महीना उससे बुरा गया, तीसरा, चौथा, 11 महीने हो गए हैं अब। तो ये एक साल जो है बहुत पाकिस्तानियों पर मुश्किल गुजरा है। उसकी वजह क्या है? स्टेबिलिटी नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है मुल्क में। आपने एक हुकूमत को गिराया, चलें उसके बाद आप बेहतर करते, अच्छी कारकर्दगी दिखाते। आपने कहा था महंगाई खत्म करने में आए हैं, तो वाकई महंगाई अगर खत्म होती तो आज हम भी शामिल कुरैशी साहब से सख्त सवाल कर रहे होते कि जी देखें इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है, आप लोगों की क्या थी? आज जो आपने 6% ग्रोथ छोड़ी, ये 8% पर ले गए हैं। हम ये कह रहे होते, आपने जनाब आटा को 50 रुपए पर छोड़ा था, ये तो 25 रुपए पर, इन्होंने तो 150 रुपए किलो कर दिया। अब मुझे बताएं हम किस तरह से सवाल करें शामिल कुरैशी साहब से या तरीके इंसाफ से, क्या दौर था? हम आम आदमी की बात ना करें। वहां एहसास प्रोग्राम में हम देखते थे लोग बैठे हुए थे, उनको 12,000 14,000 खवातीन थी इसी तरह ही कुर्सियों पर बैठे। आज तक हमें मनाज़र याद है, स्कूल्स में बुलाया गया, सब कुछ था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म नहीं किया गया, उसके अंडर लाया गया, इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया। यहां पर जनाब आटा तकसीम में मर रहे हैं लोग, और एक अजीबोगरीब, और वो भी 1 महीने के लिए। कोई आप प्रॉपर तो करें कि किसी तरह मामला चल रहा है। तो इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही, और वो आटा भी ऐसा है कि खाने के काबिल नहीं है। मुझे को बता रहा था कि किसी ने इस्तेमाल जब किया तो उन्होंने बताया कि उस आटे को, कुरैशी साहब, वो आटा भी इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। जी जी जी, कुरैशी साहब ठीक कह रही है, आटा इस्तेमाल के काबिल नहीं है। आटा इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल नहीं है। अमवात हो रही हैं, लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं। और मैं अर्ज़ कर दूं, जो उसामा जी कह रहे थे 0.6% ग्रोथ, मैं इसकी ज़रा तशरीह कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? आम अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ, बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफ़ा, गुर्बत में इजाफ़ा। जिस मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर के नीचे रह रही हो, उसमें इजाफ़ा, और जिस मुल्क की सनतें तेज़ी से बंद हो रही हों, वहाँ बेरोज़गारी का इजाफ़ा। जहाँ मुल्क का टैलेंट है वो मुल्क से फ़रार हासिल कर रहा हो और बाहर के रास्ते तलाश कर रहा हो, आप ब्रेन ड्रेन को तक़वियत दे रहे हैं। ये है 0.6% ग्रोथ का मतलब। और ये मैं अर्ज़ कर दूं, ये 1 साल के अंदर अगर आप इतना गिर रहे हैं तो आप सोचें कि कितनी मेहनत की होगी। कौन कर सकता है? ये ऐसे है कि जैसे बिल्कुल आपने सब कुछ बंद कर दिया हो। 6% से अगर आप 0.6 पर ले आए हैं ना, तो यही तो मैंने समझ कि 5 भी नहीं, 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, कि आपने तो इकोनॉमी का बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना भट्टा बिठा दिया। ये उससे भी कोई बदतर है। और इतनी बेरोजगारी के करोड़ों लोग, कम से कम 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे चले गए हैं। 10 करोड़ तो पहले ही थे। अब आप सोचें कि कितनी बेरोजगारी, जो एक शख्स कमाता था 8-10 को खिलाता था, वो जब बेरोजगार हुआ तो आपने भूख फैला दी है उस एक घर में। और जो आपने सिजिल माफिया की बात की, गॉडफादर की बात की, आप देखें कि फिर क्या इनको टाइटल दिया जाए। जब आज अताउल्लाह तारड़ साहब, वो अभी जब तक ये काबीना है तब तक तो उसका हिस्सा है। अब वही के जिनके बुजुर्ग जो हैं, वो पहले उन पर इल्जाम था कि वो ब्रीफ केस लेकर गए, उन्होंने सजाद अली शाह को निकलवाया। आज वो ट्वीट क्या करते हैं कि जनाब जस्टिस खलील रहमान भी थे और वो पार्ट थे उस कोयटा बेंच का जिसने जनाब फैसला दिया सजाद अली शाह के खिलाफ उसको हटाने का। फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, जिनको फिर इन्होंने पहले सदर के लिए उम्मीदवार बनाया, फिर उनको गवर्नर भी लगा दिया, यही करते हैं, उनको फिर नवाजते हैं। आज भी ये उससे डरा रहे हैं चीफ जस्टिस मर्जा बंदयाल को कि आपके खिलाफ भी हम जजेस को ले आएंगे। तो सिजिल माफिया यही तो करता है कि जजेस को लड़ाओ, हर इदारे में अपने लोग बिठाओ उनको नवाजने के लिए, और जब काम हो, जब कहीं मुश्किल में आए, उनको आप एक्टिव कर दें, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो किसी और इदारे में बैठे हैं। तो हर सतह पर इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो सिजिल माफिया गॉडफादर यही तो होते हैं कि वो क्यों नहीं कानून के हाथ आते थे। और अभी जो अभी जिस तरह अदलिया को, जजेस को तनकीद का निशाना बनाएगा, अपने मनपसंद सहाफियों को कुरैशी साहब उन्होंने बिठाया जो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं मुल्क के, अपने और चौथी बार भी बनना चाहते हैं किसी भी तरह, तो अपने मनपसंद सहाफियों को बिठाया गया और जिस तरह प्लांटेड सवाल पूछे जा रहे हैं और अदलिया मुखालिफ एक बाकायदा जो मवाद है वो बोले चले जा रहे हैं, जो उनके दिल में आ रहा है कहे चले जा रहे हैं। जी कुरैशी साहब, बजा तौर पे ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म के सवाल होते हैं,
और उनके जवाब भी पहले तैयार होते हैं, मनपसंद सहाफ़ी भी हैं, सब कुछ है। लेकिन ये सारी कोशिशों के बावजूद बात बन नहीं रही। आप ओपिनियन पोल्स को देख लें, आप लोगों की रायामा को देख लें, नहीं साजगाज हो रही, लोग उनकी तरफ माइल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बात जब बनेगी सबसे पहले तो वो पाकिस्तान आएंगे ना, वहाँ से अंदाजा होगा कि बात बनना शुरू हो गई। देखिए पहली बात तो ये है, जिनको वो अनाड़ी कहते थे वो 6% ग्रोथ छोड़ के गए। जो खिलाड़ी थे, तजर्बाकार थे, वो ले आए हैं 0.6% ग्रोथ पर। और अब भी लोग नहीं समझेंगे, अब भी लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए इनका एजेंडा पाकिस्तान की इस्लाह न थी, इनका एक पर्सनल एजेंडा था, और उस पर्सनल एजेंडे को आगे बढ़ाने में उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की है। नैब के केसेस कुछ उनके दाखिल दफ्तर हो गए और बाकियों को करवाने में तगोदो है। मुल्क की फिक्र तो है नहीं। अब नैब का कानून देखिए, जिसको हमने, जो तरामीम को हमने चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट पे जेर बहस है, उसमें पर्सन स्पेसिफिक तरामीम की गई हैं और उस इदारे को बेमानी करके रख दिया गया है। ये सब सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उस केस को भी जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। कौम मुंतज़िर है, देखना चाहती है कि ये जो NRO 2 के हसूल के लिए जो एक काविश की गई है वो ऊँट किस करवट बैठता है, जैसे कि ये इस पटिशन से वाज़े हो गया। देखिए अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि कहते हैं ना, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। नादान दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचा दिया और मज़ीद तजर्बा मत कीजिए, मज़ीद लोगों की आजमाइश मत लीजिए, आइन से टकराव मत कीजिए, अदलिया से उलझाव मत पैदा कीजिए। आपने सब कुछ तो कर लिया, अदलिया पे दबाव डाला, अपना सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की, जजेस जो काम कर रहे थे वो कुछ साहिबान अपनी सवाबदीद पर उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया, बेंच को तोड़ने की बारहा कोशिश की गई, तरामीम की गई जो कि कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता, सिंपल लेजिस्लेशन से वो चीज़ें करने की कोशिश की गई जिसके लिए आइनी तरमीम दरकार है। लेटेस्ट लीजिए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को काबीना हटाती है। भाई काबीना को इतना तो सोचना चाहिए था, किसी को काबीना को इतना तो समझा देना चाहिए था कि आप ये कर नहीं सकते। रूल 12 बड़ा वाज़े है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का हटाने का, लगाने का, डिसिप्लिनरी एक्शन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। फिर क्या हुआ? क्या आपने हटा दिया उसको? आपने तो बुलाया और उन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा यू कंटिन्यू। तो एक और सुर्खी हुई ना, एक और मुंह की खानी पड़ी। ये कौन इनको मशवरे दे रहा है? ये कौन है? मुज़ाकरात को बैकडोर राब्ते जी अब मुज़ाकरात के हवाले से तो सवाल पूछे जाते हैं कि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात को बैकडोर राब्ता, ऐसा कुछ, क्योंकि माहौल तो नहीं लग रहा राब्तों का। जी बीबी डॉक्टर साहिबा, कोई बैकडोर बात नहीं है, लेकिन एक बताऊं, मैं कहता हूं इस फैसले के बाद, जो एक तारीखी फैसला है जिससे कि 14 मई को इंशाल्लाह पंजाब में इलेक्शन होने वाला है और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी होगा, क्योंकि असूल दोनों पे एक ही लागू होगा। मैं समझता हूं कि ये 2 इंतखाबात तो होंगे, उसमें हम चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आइन की कदगन है, आइन की बंदिश है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी है, पहले भी की थी, दोबारा कर दी है। इलेक्शन कमीशन को समझाया था, उन्होंने गलती की, उन्होंने कलअदम करार दे दिया और कहा कि ये लो, हम तुम्हें वसाइल भी दे रहे हैं, पर्सनल भी दे रहे हैं और अब आप अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करो, अदरवाइज आपका लेकिन कुरैशी साहब, हुकूमत तो मान ही नहीं रही इस फैसले को, हुकूमत तो मैं ना मानो की रट लगाए हुए है, तो फिर क्या देखते हैं आप इंतखाबात के वक्त में देखते हैं? हुकूमत मैडम, हुकूमत है कौन इस मामले में? हुकूमत की हैसियत क्या है? हैसियत आइन की है।
हैसियत रियासत की है, आइन की है, कानून की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है। हुकूमत ना माने, हुकूमत ना माने तो फिर हुकूमत तो बहुत से फैसले ऐसे आएंगे जो कि हुकूमत को पसंद नहीं आएंगे, तो फिर मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? पूरी रियासत का निज़ाम किसी ज़ाब्ते के तहत चलता है ना। एक आइन है, उस आइन सारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उनको रेगुलेट करता है, चाहे जुडिशरी है, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है। आप आइन से बाला है नहीं है, ये खाम ख्याली दिल से निकाल दीजिए। नजरिया जरूरत दफन हो चुका है, आप उसको जिंदा करने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा, वकला खड़े हो जाएंगे। मत भूलिए वकला को अंडर एस्टिमेट किया था मरहूम वक्फूर जनरल मुशर्रफ साहब ने। क्या हुआ था? घर घर जिला जिला वकला का एहतजाज हुआ था और मुशर्रफ को फिर बिल आखिर सर झुकाना पड़ा। ठीक है जी। अच्छा उसामा गाजी, मेरे पास आखिरी मिनट है। बिलावल साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं असम्बली के फ्लोर पे, और राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह की बातें करते हैं, या हम रहेंगे या ये रहेंगे, और ऑन रिकॉर्ड है बातें, बाद में वो यू टर्न ले लेते हैं, कहते हैं मेरा ये मेरा मतलब नहीं था। अब बिलावल साहब क्या इसलिए बात करें कि सिर्फ बात ही करनी है, सुनना कौन सा है? नून लीग ने तो सुननी नहीं है, तो मैं तो चले हीरो बन जाऊँ कि मैंने मुज़ाकरात की बात की। चलिए एक अच्छी, चले एक कुरैशी साहब कुछ कहना। जी कुरैशी साहब। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात है कि बिलावल की बात बेमानी है। पीपल्स पार्टी में जो मैटर करते हैं, तभी तो बिलावल कर रहे हैं ना कि मेरी कौन सा सुननी है किसी ने। चले मैं कर तो दी ना, अच्छी बात। जी जी जी, मैं यही पूछ रही थी कुरैशी साहब। कोई हैसियत नहीं है। पीपल्स पार्टी के कंट्रोल है और हाकमियत है, वहाँ फैसला की ताकत है आसिफ अली जरदारी की। आसिफ अली जरदारी जब बात करेंगे, बात कोई सुनेगा ना, बिलावल की कौन सुनता है? लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में कुरैशी साहब ये पीपल्स पार्टी रह गई, ये सारी ये रिजीम चेंज के बाद अगर आप देखें तो। जी जी उसामा गाजी, आप अग्री करते? अच्छा देखिए, इस वक्त मुझे लगता है आपको फायदा दिखाई दे रहा है इनका। जितना नून लीग को नुकसान हो रहा है, पीपल्स पार्टी को तो नहीं ना हो रहा उतना नुकसान। महंगाई कौन कर रहा है? नून लीग कर रही है। अवाम किस पे सीख पाए? नून लीग पे सीख पाए। जी 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 जी, यू कैन डिसएग्री। जी जी, पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से फारिग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी पंजाब से फारिग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कुछ लोगों को शामिल करने की कोशिश की, बलूचिस्तान में भी उनकी वो हैसियत नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी कराची में नहीं है, पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध तक महदूद हो चुकी है। और यकीन जानिए जो पिछले 15 साल की इनकी कारकर्दगी है, जो करप्शन की वहाँ दास्तानें हैं, अगर वहाँ लोगों को सही कोई ऑल्टरनेटिव दिखे, जैसे कि पंजाब में लोगों ने देख लिया, खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया, तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी का धड़न तख्ता होने चला है। मैं आज कह रहा हूँ इंशाअल्लाह इमरान खान सिंध जाने का इरादा रखते हैं। हम जाएंगे और जाके सिंध को जगाएंगे, क्योंकि सिंध के लोग बाशऊर हैं, सिंध के लोग सियासी जहन रखने वाले हैं, और सिंध के लोग जरदारियों से तंग हैं, भुट्टो से मोहब्बत करते हैं। जरदारी गालिब आ गए हैं, जरदारी काबिज है पीपल्स पार्टी पे। भुट्टो की पार्टी दफन हो गई है, जरदारियों की आज या बोलबाला है वहाँ। ठीक है जी उसामा गाजी, यानी फिर बिलावल का भी मुस्तकबिल नहीं देखते आप, अगर कुरैशी साहब की बातों से एग्री किया जाए? देखिए, अगर तो ये पीडीएम के साथ ही वो रहे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मुस्तकबिल है। वो इसीलिए बिल्कुल वो कहीं ना कहीं साथ रहते, कहीं ना कहीं नहीं रहते ना साथ, अलग हो जाएंगे, अलग वो हो जाएंगे। दूसरा ये कि इलेक्शन मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इन्होंने आमरीत का भी सब कुछ जो होता है वो तो करके देख लिया। बुनियादी इंसानी हुकूक, मीडिया पर कतगने, गिरफ्तारियाँ, लोगों को गायब करना, सब कुछ करके देख लिया। अब सिवाय इलेक्शन के और कोई रास्ता नहीं है। उसमें पहले इन्होंने डिले करके देख लिया। ये इलेक्शन में जा चुके हैं, वो इसलिए कि निगरान सेटअप इन्होंने बनाया है, इनकी मर्जी का आया है दोनों तरफ। तो लिहाजा अब जब निगरान सेटअप आता ही तब जब इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो ये और थोड़ा डिले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शंस होंगे और उसके बाद कौम डिसाइड करेगी कि कौन आता है। ठीक है जी कुरैशी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है,
जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।